हेलो दोस्तों। आज हम यूनिट चौथी स्टार्ट करने वाले हैं, परमानेंट मैग्नेट मशीन्स। नॉर्मली उसमें पहला पार्ट है और दूसरे पार्ट में आपकी कम्यूटेटर मशीन्स है। तो पहला पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं परमानेंट मैग्नेट मशीन्स। तो इसमें हमारे मेजरली आपकी पीएमएसएम, पीएमडीसी, परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर, परमानेंट मैग्नेट्स के बारे में, बीएलडीसी के बारे में है पहले पार्ट में। और दूसरे पार्ट में कम्यूटेटर मशीन्स आ जाती हैं। तो वो जो आपका है, सॉरी, कम्यूटेटर मशीन्स फिफ्थ यूनिट में है। फोर्थ यूनिट के सेकंड पार्ट में आपकी आ जाती हैं हिस्टैरिसीस मोटर, सिंगल फेज मोटर्स। ठीक है। तो अभी अपन परमानेंट मैग्नेट मशीन्स का स्टार्ट करेंगे बेसिक से। ठीक है। तो अ, ये आपका, मैं सबसे पहले हम परमानेंट मैग्नेट्स देखते हैं। परमानेंट मैग्नेट्स बेसिकली होती क्या हैं? ठीक है। परमानेंट मैग्नेट्स होती हैं आपकी एनी मैग्नेटिक मटीरियल हैविंग रेजिडुअल मैग्नेटिज्म फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है। तो उसमें जैसे एक सिंपल आयरन की कील को रब किया जाए किसी परमानेंट मैग्नेट पे, मैग्नेट पीस पे, आप सबने किया होगा। उसको रब करते हैं तो थोड़ी देर के लिए, या फिर किसी स्क्रू ड्राइवर को हम रब कर लेते हैं तो वो किसी स्क्रू को अट्रैक्ट करने लगता है, आयरन के स्क्रू को। तो वो लेकिन परमानेंट मैग्नेट नहीं हो जाता है, उसमें रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बहुत कम टाइम के लिए सस्टेन करता है, तो उसको हम परमानेंट मैग्नेट नहीं बोल सकते। ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए। अब इसको परमानेंट मैग्नेट्स को समझने के लिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है बीएच लूप किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल का, कि परमानेंट मैग्नेट कैसे होते हैं। तो बीएच लूप क्या बताता है? बीएच लूप बताता है आपका रिलेशन एच वर्सेस बी। एच क्या होता है? मैग्नेटाइजिंग फोर्स, एच सी जिसको बोलते हैं या एच बोलते हैं, एच सी होता है कोअर्सिव फोर्स यहाँ पे जो रहता है। एच को मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी बोलेंगे या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। ठीक है। और बी आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है टेस्ला में। तो दोनों तरफ हम यूनिट सेम करने के लिए म्यू नॉट एच वर्सेस बी को प्लॉट करते हैं, जिससे कि यूनिट और स्केल्स सिमिलर हो जाएं। अदरवाइज एच की वैल्यू बहुत हाई रहती है, 10⁶ के अराउंड रहती है। तो उसको 1 2 3 के स्केल में, टेंस के स्केल में लाने के लिए, यूनिट टेंस के स्केल में लाने के लिए म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करते हैं, जिसका ऑर्डर 10⁻³ होता है। ठीक है। इसमें एक मैंने दो टर्म दिए हैं आपके, रिकॉयल लूप, रिकॉयल लाइन और रिकॉयल परमेबिलिटी। तो ये अभी थोड़ा 1 मिनट बाद देखते हैं। पहले हम देखते हैं इस बीएच लूप को, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। बीएच लूप क्या बताता है कि जैसे जैसे अगर आपके पास कोई सोलोनॉइड इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो उसमें आपने क्या किया, अगर आप करंट को बढ़ाते हैं, मतलब आप मैग्नेटाइजिंग फोर्स को या फ्लक्स इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, तो धीरे धीरे जो सोलोनॉइड के अंदर का आयरन होगा आपका, वो मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब उसके अंदर फ्लक्स डेंसिटी सस्टेन करने लगेगी। ठीक है। तो वो नॉर्मली इस पाथ को फॉलो करेगी। ठीक है। जैसे जैसे आप करंट की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, एन आई बाई एल बढ़ता जाएगा, आपका फ्लक्स बढ़ता जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपका मशीन के अंदर बढ़ता जाएगा। बट जैसे एक मैक्सिमम सेचुरेशन की लिमिट हो जाएगी। उसके बाद फर्दर अगर आप एच को बढ़ाते हैं या आई को बढ़ाएंगे, तो आपका वी की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, सेचुरेट हो जाएगी। तो उस पॉइंट के बाद कोई मतलब नहीं रह जाता करंट बढ़ाने का। अगर करंट हम फर्दर रिड्यूस करते हैं तो क्या होता है आपका, बी एच लूप की वजह से, या फिर ये जो बी एच लूप बनता है मशीन, उसकी मैग्नेट की प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी की वजह से, जिस पाथ से आपका मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मशीन के अंदर बढ़ी है, उसी रेट से ये कम नहीं होती है। ठीक है। मतलब उसी पाथ के द्वारा या उसी रेट से, जिस रेट से ये बढ़ी थी, वो रेट डिफरेंट हो जाएगा, वो पाथ डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है। और जैसे अगर आप एच को जीरो भी कर देंगे, तब भी आपकी बी जीरो नहीं होगी, क्योंकि ये होता किसके कारण है? कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल होता है, उसके अंदर मैग्नेटिक डोमेन्स होते हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन स्पिन्स अराउंड देयर ओन एक्सिस एंड इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है। तो वो टाइनी मैग्नेट्स की तरह बिहेव करते हैं, टाइनी मैग्नेट्स की तरह, इस तरह से। ठीक है। ये छोटे छोटे डोमेन्स। तो ये डोमेन्स की स्कैटरिंग के ऊपर, अगर ये डोमेन्स एक अलाइनमेंट ले लेते हैं, उसके बाद आप एच की वैल्यू एकदम जीरो भी कर दो, मतलब हटा भी लो, तब भी ये कुछ ना कुछ अलाइनमेंट शो करते हैं। उसकी वजह से नेट रेजिडुअल मैग्नेटिज्म रह जाता है, जिसको अपन रिमेनेंस भी बोलते हैं, या बी आर, रेजिडुअल फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं, मशीन के अंदर रह जाती है। ये ही सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जो परमानेंट मैग्नेट के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है। आगे फर्दर अपन बढ़ते हैं बी एच लूप की तरफ। बी एच लूप में अगर फर्दर एच की वैल्यू को आप रिड्यूस करेंगे, तो ये आपकी बी आर की वैल्यू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर घटने लग जाएगी। और वो मैक्सिमम निगेटिव एच की वैल्यू जिस पे आपका बी आर जीरो हो जाए, उसको कोअर्सिविटिव कहते हैं, या कोअर्सिव फोर्स। कोअर्सिव फोर्स मतलब फोर्सफुली आप
मैग्नेटिज्म जीरो कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जाके आपका मैग्नेटिज्म जीरो होगा मशीन के अंदर, सॉरी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर। मैं मशीन्स पढ़ाता हूँ तो मेरे जो टंग है वो हमेशा मशीन पे ही सेट रहती है, ठीक है। फर्दर अगर आप इसको डिक्रीज़ करते जाएंगे इस पॉइंट के बाद अपना करंट को सोलिनॉइड की तरफ, तो आपका फ्लक्स डेंसिटी फर्दर नेगेटिव साइड जाने लगेगा, और नेगेटिव में भी पॉजिटिव जैसी ये सैचुरेशन करेक्टरिस्टिक शो होंगी, और अगेन ये पॉजिटिव की साइड जाएगा। तो ये आपका BH लूप बनता है इस तरह का ऑपरेशन में, ठीक है। तो इसमें जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट जहाँ मैंने 2 बनाया है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट अपन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है सेकंड क्वाड्रेंट इतना इंपॉर्टेंट? सेकंड क्वाड्रेंट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि परमानेंट मैग्नेट की करेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए हमें सेकंड क्वाड्रेंट ही चाहिए होता है। और इसको जो सेकंड क्वाड्रेंट का कर्व है उसको हम डीमैग्नेटाइजिंग कर्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीमैग्नेटाइजिंग कर्व, ठीक है। अभी आपको असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन देता हूं मैं कि व्हाट इज डीमैग्नेटाइजिंग कर्व एंड हाउ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर परमानेंट मैग्नेट एनालिसिस एंड स्टडी, ठीक है। चलो, ठीक है। अब मैं इसमें एक और टर्म बताने वाला हूँ जो ये है रिकॉइल लूप एंड रिकॉइल लाइन, ठीक है। अब अगर एक सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम इस जैसे स्टार्ट करते हैं किसी मशीन को जिसमें कोई रेजिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं है, जीरो मैग्नेटिज्म से स्टार्ट करते हैं और करंट की वैल्यू किसी भी मैग्नेट में बढ़ाने लगते हैं, चारों तरफ बढ़ाने लगते हैं मैग्नेटिक मटेरियल के, तो उसमें फ्लक्स डेंसिटी बढ़ेगी। अब अपन इस पॉइंट तक ही गए, इससे ज़्यादा हमने करंट को नहीं बढ़ाया, तो इस पॉइंट तक आपकी फ्लक्स डेंसिटी इतनी हो गई। अब फर्दर आपने क्या किया, सडनली उसको रिड्यूस करने लगे। किसको रिड्यूस करने लगे? HC को घटाने लगे। तो अगेन वो BH लूप वाली फिनोमेना तो रहेगी, क्योंकि अगर एक बार अलाइन हो जाते हैं आपके मैग्नेटिक डोमेन्स तो वो वापस घूमने में कुछ ना कुछ एडिशनल फोर्स चाहिए होता है उनको इनिशियल कंडीशन मानने के लिए। तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो उसके बाद ये इसी पाथ को फॉलो नहीं करेगा, वो लूप वाली कहानी अभी भी रह जाएगी। तो ये क्या इस तरह का पाथ फॉलो करेगा और कुछ ना कुछ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म उस कंडीशन में भी रह जाएगा, ठीक है। और फर्दर अब इस पॉइंट से उसी पॉइंट तक जाना है तो फर्दर इस तरह की कंडीशन आएगी। तो इस अगर किसी दो जीरो टू किसी वैल्यू के बीच में अपन ऐसे ऑपरेट कराते हैं, करंट की वैल्यू जीरो टू कुछ फाइनाइट वैल्यू लेके गए और फिर घटाई, तो BR की वैल्यू भी उन दो के बीच में घटेगी, बट एक लूप एग्जिस्ट करेगा। उस छोटे से लूप को रिकॉइल लूप बोलते हैं। और रिकॉइल लूप के एंड पॉइंट्स और इन पॉइंट्स स्टार्टिंग पॉइंट्स को अगर मिला दिया जाए तो उस लाइन को बोलते हैं रिकॉइल लाइन। और उसी रिकॉइल लाइन का जो स्लोप होगा म्यू नॉट H और B के एक्सिस पे जो स्लोप होगा, ये इसको अपन बोलेंगे म्यू रिकॉइल, रिकॉइल परमिएबिलिटी। रिकॉइल परमिएबिलिटी क्यों? क्योंकि ये हमने कहाँ यूज़ करने वाले हैं। अगर परमानेंट मैग्नेट को या किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को किसी फाइनाइट दो वैल्यू के बीच में ही ऑपरेट कराना है कि आपने जीरो से करंट इतनी दी, उसके बाद फिर कुछ कम कर ली। नॉर्मली ये भी इन्होंने एक जो इस फिगर में बना हुआ है यहाँ पे आप देखिए, जीरो आपने कुछ निगेटिव एच तक ले गए वैल्यू, फर्दर उसकी वैल्यू बढ़ाई गई है तो वो यहाँ तक आई है, फिर उसकी घटी है। तो ये जो माइनर लूप बन रहा है वो रिकॉइल लूप है। और जो R और S एंड दोनों एंड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन है उसको रिकॉइल लाइन बोलते हैं। और उस लाइन का स्लोप जो दिख रहा है आपको, दैट इज म्यू रिकॉइल, दैट इज कॉल्ड रिकॉइल परमिएबिलिटी, ठीक है। तो ये 3 टर्म है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका सेकंड असाइनमेंट का क्वेश्चन यही है, व्हाट इज रिकॉइल लूप एंड रिकॉइल लाइन एंड रिकॉइल परमिएबिलिटी, इन तीनों को डिफाइन करना है। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द असाइनमेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपके टाइप्स, परमानेंट मैग्नेट्स के क्या क्या टाइप हो सकते हैं और डीमैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा सा डिटेल में अपन देखेंगे सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। तो आपकी नॉर्मली जो हमारी मैग्नेट्स हैं वो आपकी एक इस यहाँ पे इन्होंने दिया नियोडियम। नियोडियम अकेली नहीं होती है, दिस इज कॉल्ड NdFeB, ये होता है नियोडियम आयरन बोरॉन, ठीक है। तो नियोडियम आयरन बोरॉन एक परमानेंट मैग्नेट है। एक है आपका समेरियम कोबाल्ट, SmCO, इसको लिखते हैं SmCO लिखते हैं। और अगला फेराइट, और फेराइट को ही आप सेरेमिक मैग्नेट भी लिखोगे, ठीक है। सेरेमिक ये पाउडर्ड मैग्नेटिक मटेरियल से बनाए जाते हैं। पाउडर मैग्नेटिक मटेरियल की सिंटरिंग करके, सिंटरिंग मतलब उस पर एक फाइनल टेम्परेचर देंगे तो वो बाइंड हो जाता है पाउडर, ठीक है। तो वो पाउडर सिंटरिंग करके उसका फेराइट्स बनाए जाते हैं और वो उसमें क्या होता है, बहुत छोटे छोटे माइनर डोमेन्स होते हैं, ठीक है। और सबसे लास्ट मैंने दिखाया यहाँ पे एल्निको 5 लिखा है, मतलब एल्निको का ही एक टाइप है। एल्निको एक मैग्नेटिक मटेरियल है
that is made by that is the compound of aluminium, nickel and cobalt. एल्निको की फुल फॉर्म क्या होगी? एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट. नियोडियम फिर से देख लो क्या है? NdFeB. ये दोनों जो मैग्नेट हैं इनको रेयर अर्थ मैग्नेट भी बोलते हैं. ठीक है, मतलब अर्थ के मटेरियल से ही बनते हैं और नेचुरल मैग्नेट्स हैं ये. ठीक है, फेराइट और एल्निको आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के द्वारा बनाए जा सकते हैं. ठीक है, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट का एक आपने कंपाउंड तैयार किया, इसमें 5 है कोई कंपोजिशन, तो इसको तैयार किया और उसको आपने मैग्नेटाइज कर दिया तो आपका एल्निको बन जाएगा. ठीक है, ठीक है. अब नियोडियम आयरन बोरॉन जो है और समेरियम कोबाल्ट ये रियर अर्थ मैग्नेट है. ये नेचुरली मैग्नेटाइज भी रहते हैं, मतलब नेचुरली फाइंड आउट किए जाते हैं, उनको मैग्नेटाइज कर दो तो आपके. एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो परमानेंट मैग्नेट्स की होती है ना, इनको हम लोग प्रोसेस नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा. ठीक है, कि आप उसे हैमरिंग करके इसको फ्लैटन कर दो या हैक्सो से काट के बहुत परफेक्ट शेप दे दो. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है. ये ब्रिटिल, बहुत ज़्यादा ब्रिटिल होते हैं, तो बहुत जल्दी ब्रेक हो सकते हैं. ठीक है, अब अपन अपनी चीज़ पे आते हैं, टाइप्स. तो ये 4 टाइप मैंने आपको बताया नॉर्मली मैग्नेट्स के. इन 4 टाइप कैसे कैसे अलग अलग हैं अपने. ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं कि नियोडियम के मैग्नेट जो है उसमें हाईएस्ट Br है और उसको परफेक्टली डीमैग्नेटाइज करना भी है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको डीमैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाना पड़ेगा. Hc की म्यू नॉट Hc या Hc की वैल्यू बहुत ज़्यादा होनी चाहिए नेगेटिव में, तब वो परफेक्टली डीमैग्नेटाइज होगा. तो बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हमको यहाँ दिख रही हैं. ठीक है, सी जो समेरियम कोबाल्ट है उसमें मैक्सिमम Br रहेगा आपका और मैक्सिमम Hc रहता है. ठीक है, तो अब नेक्स्ट आता है आपका नियोडियम नियोडियम आयरन बोरॉन, नियोडियम NdFeB, जिसमें हाईएस्ट आपका Br है और हाईएस्ट ही Hc है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका समोरियम कोबाल्ट, उसमें Br और Hc दोनों ही थोड़े कम रहते हैं NdFeB से. नेक्स्ट है आपका फेराइट, फेराइट में दोनों ही बहुत ज़्यादा कम है. ठीक है, और नेक्स्ट है आपका एल्निको, एल्निको में हाईएस्ट Br मिलता है आपको. ठीक है, बट Hc बहुत कम होता है. जरा सा भी रिवर्स फोर्स आपने, रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, आपकी मैग्नेट डीमैग्नेटाइज हो जाएगी तुरंत ही. तो वो स्टेबल मैग्नेट हम नहीं बोल सकते उसको. ठीक है, ठीक है, अगर आपको ठीक है बहुत कम उसमें ऑपरेट कराना. अब सेकंड वाली चीज़ को मैं आगे से पहले एक थ्योरेटिकल एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है, सेकंड वाला ये ग्राफ है जिसमें एयर गैप लाइन अंडर लोड कंडीशन ये गिवन है, इसको मैं बताता हूँ. ठीक है, नॉर्मली मशीन के अंदर जब हम इसको परमानेंट मैग्नेट को लगाएंगे तो क्या होगा, आपका कुछ स्टेटर का आयरन होगा, उसके बाद एयर गैप होगा और उसके बाद आपका रोटर होगा. तो रोटर में ये एक सरफेस टाइप का रोटर मैंने लिया हुआ है, इसमें नॉर्थ और साउथ पोल में परमानेंट मैग्नेट के डाले हुए हैं. तो जो आपका पाथ बनेगा मैग्नेटिक फ्लक्स का, दैट पाथ विल बी लाइक दिस. ठीक है, इस हिसाब से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का पाथ रहेगा. ठीक है, तो ये किसके थ्रू हो रहा है, आपका मैग्नेट की लेंथ ली उसने कंसीडर की, उसके बाद ईयर गैप की लेंथ. मैंने आयरन की लेंथ को कंसीडर नहीं किया है क्योंकि आयरन की रिलक्टेंस ऑलमोस्ट जीरो होती है और परमेबिलिटी इनफाइनाइट होती है, तो इसीलिए मैंने उसको कंसीडर नहीं किया है. तो यहाँ पे जो ये फॉर्मूला है ये एम्पियर सर्किटल लॉ है. ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है कि मैग्नेटिक जो आपका MMF है उसका बैलेंस जीरो होता है किसी भी क्लोज मैग्नेटिक सर्किट में. तो H इंटू एल MMF हो गया, HM इंटू LM परमानेंट मैग्नेट का हो गया और Hg इंटू LG ईयर गैप का हो गया. ठीक है, तो लेट्स से ये आपकी परमानेंट मैग्नेट है. इस परमानेंट मैग्नेट की जो लेंथ है मैग्नेटिक फ्लक्स के पाथ की, दैट इज LM. तो उस LM लेंथ में आपकी HM फ्लक्स डेंसिटी है, उसी का रिवर्स पार्ट ये है, तो उसमें भी HM इंटू LM फ्लक्स डेंसिटी, बस डायरेक्शन रिवर्स होगी. तो जब अब ये पूरा मैग्नेटिक लूप हम कंसीडर करेंगे तो HM इंटू LM, Hg इंटू LG, अगेन आयरन आ गया, फिर HM इंटू LM, Hg इंटू LG. तो ये 2 टाइम्स HM इंटू LM, 2 टाइम्स Hg इंटू LG इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा ये पूरे लूप में. ठीक है, अब तो 2 कॉमन लेके आपने जीरो के अपॉन में चला जाएगा, तो दिस इक्वेशन कम्स आउट टू बी HM इंटू LM प्लस Hg इंटू LG इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, अब एक ये जो हमने डीमैग्नेटाइजिंग करेक्टरिस्टिक्स बनाई हैं अपनी ये वाली. ठीक है, अगर हमें एयर गैप में फ्लक्स डेंसिटी देखनी है, ठीक है, एयर गैप में फ्लक्स डेंसिटी देखनी है ड्यू टू परमानेंट मैग्नेट, तो ये जैसे जैसे आपका तो पहले तो ये डीमैग्नेटाइजिंग कर्व की करेक्टरिस्टिक्स को अगर हम इक्वेशन फॉर्म में लिखना चाहें, ठीक है, BM और HM को रिप्रेजेंट करना चाहें किसी
इक्वेशन की फॉर्म में, तो दिस इक्वेशन, दिस लाइन की इक्वेशन, जनरलाइज इक्वेशन, इट इज ऑफ बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की है, ठीक है, नॉट ओनली एम एक्स, दिस इज एम एक्स प्लस टी, एम इज ऑल्सो निगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर एच एम को हम ज़ीरो कर दें, एच एम को ज़ीरो करेंगे तो एच एम को यहाँ पे ज़ीरो करेंगे तो बी एम की वैल्यू कितनी है, ये बी आर है, ठीक है। और अगर बी आर को ज़ीरो कर दें, सॉरी बी एम को ज़ीरो कर दें, तो ये निगेटिव कुछ एच एम की वैल्यू कितनी आएगी, बी आर अपॉन म्यू नॉट म्यू आर एम, ठीक है, माइनस का, ठीक है, उसी स्लोप के हिसाब से, म्यू आर एम अगर इस लाइन का स्लोप है म्यू आर एम, तो उसके हिसाब से म्यू नॉट एच एम, हमने एक्सिस लिए, म्यू नॉट एच की एक्सिस है ये आपकी, ठीक है। और अगर इस लाइन का स्लोप म्यू आर एम है तो उसके वो मैग्नेट पे डिपेंड करेगा, ठीक है, डिमैग्नेटाइजिंग कर्व का स्लोप दैट इज म्यू आर एम, ठीक है। तो बी आर अपॉन म्यू आर एम निगेटिव जो हो जाएगा वो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा, ठीक है, एम की वैल्यू, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये आपकी इक्वेशन आती है, ठीक है। तो ये इक्वेशन डिमैग्नेटाइजिंग कर्व को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और हम अगर ईयर गैप को मैग्नेटाइज करना चाहें विद दी हेल्प ऑफ सम एच जी, तो ये आपकी ईयर गैप को मैग्नेटाइज, अगर एच जी फोर्स से मैग्नेटाइज करेंगे तो उसमें फ्लक्स डेंसिटी कितनी डेवलप होगी, बी जी, मतलब मैग्नेटाइज करने का मतलब ये है कि आपने एच जी मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाया, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी दी, तो उसमें कितनी फ्लक्स डेंसिटी बनेगी, वो एकदम लीनियर रिलेशन होगा, क्योंकि कोई सैचुरेशन नहीं होगा तो कोई बी एच कर्व फॉलो नहीं होगा उसमें, ठीक है। तो ये जो आपका एयर गैप की इक्वेशन है, अगर इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व किया जाए, ठीक है, तो ये इक्वेशन इस हिसाब से ये हमारी थी, इसमें हमने पहली इक्वेशन जो थी ये वाली इस इक्वेशन से एच एम की वैल्यू निकाली और वो यहाँ पे पुट कर दी, और उसको पुट करने के बाद में बी जी इज इक्वल टू बी एम कंसिडर, बी जी इज इक्वल टू बी एम क्या हुआ, फ्लक्स डेंसिटी इन गैप एंड फ्लक्स डेंसिटी इन मैग्नेट, फ्लक्स डेंसिटी इन गैप एंड फ्लक्स डेंसिटी इन मैग्नेट, ठीक है। ये सेम लिए, क्यों लिए है सेम, ठीक है, अगर कोई फ्रिंजिंग इफेक्ट नहीं है, ठीक है, जैसे मैग्नेट से अगर एयर गैप में जाता है तो फ्लक्स या तो स्प्रेड होती है, ठीक है, फैल जाती है थोड़ी सी एयर गैप में, ठीक है, एरिया बढ़ाने के लिए, अगर वो कंसीडर वो एज्यूम करें, अगर वो फ्रिंजिंग जीरो है, कोई फ्रिंजिंग नहीं है, तो बी जी इज इक्वल टू बी एम होगा, कोई भी लीकेज नहीं है फ्लक्स का, तो जितना फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेट में होगा उतना ही फ्लक्स डेंसिटी एयर गैप में होगा, तो उसको कंसीडर करने के बाद आपका बी एम की वैल्यू जो आएगी बी आर के टर्म्स में वो ये आएगी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, जितना ज़्यादा आपका गैप एरिया, गैप की एल जी होगी, जितनी ज़्यादा एल जी होगी आपकी, एल जी मतलब गैप की लेंथ होगी, मैग्नेटिक लेंथ में जितना ज़्यादा एल जी होगा, एल जी क्या है, लेंथ ऑफ द ईयर गैप, ठीक है, ईयर गैप आप जितना ज़्यादा करेंगे, इफेक्टिव मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपको उतनी कम मिलेगी, और जितनी कम फ्लक्स डेंसिटी मिलेगी उतनी वीक आपकी मशीन बनेगी, उतना ही कम मैग्नेटाइजेशन होगा मशीन के अंदर, ठीक है, उतनी ही वीक कपलिंग होगी, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डोमेन में, ठीक है। एल एम अगर बढ़ा दिया जाए, एल एम बढ़ा दिया जाए तो बी एम भी आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। एल एम क्या है, एल एम है आपका मैग्नेटिक, मैग्नेट की या मैग्नेटिक पाथ की लेंथ, तो कैसे बढ़ाओगे मैग्नेटिक पाथ की लेंथ, देखो इसमें अगर हम देखें तो एल एम मैग्नेट की लेंथ है, और इसको पूरा इस तरह से आप कंसीडर करते हो, ये पूरी की पूरी लेंथ भी मैग्नेट पाथ की कंसीडर कर सकते हैं, क्यों कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसकी अपनी कोई मैग्नेटाइजिंग वो नहीं है, क्या, सॉरी कोई रिलेक्टेंस नहीं है, तो ये पूरी चीज़ को हम मैग्नेट ही कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप आयरन का पाथ की जितनी ज़्यादा लेंथ आप डाल दोगे उतनी ज़्यादा फोकसिंग कर लोगे, ठीक है, फोकसिंग मतलब जितना आयरन का लेंथ रहेगा आपका, यहाँ से मान लो ये सिंपल मैग्नेट लेते, तो इसमें क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक बहुत बुरी तरह से स्प्रेड हो जाते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन, बट अगर आपने आयरन का पाथ बढ़ा के इसकी लेंथ आपने बढ़ा दी, फिजिकली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे ये आपका नॉर्थ पोल है, नॉर्थ है और साउथ है, नॉर्थ से साउथ अगर जाएंगे तो स्प्रेड होकर जाएंगे फ्लक्स लाइन, अब आपने इसी को किसी आयरन से इसकी इफेक्टिव मैग्नेटिक लेंथ एल एम बढ़ा दी, ठीक है, एल एम अगर आपने बढ़ा दी, एल एम बढ़ा दी, तो आपके नॉर्थ और साउथ पोल्स क्या हैं, पास पास आ गए, पास पास आ गए, तो आपकी जो फ्लक्स डेंसिटी है अपने आप से बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ जाएगी, एक जनरल व्यू आप बताओ, ठीक है। तो वही हो रहा है, एल एम बढ़ाने से आपकी बी एम बढ़ जाती है, और एल जी घटाने से आपकी बी एम बढ़ जाती है एयर गैप के अंदर जहाँ आप मेज़र करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसको दूसरी तरह से अगर ये देखें, अपन पीछे देख ही चुके हैं, ये वाला इक्वेशन दिमाग में रखना थोड़ा, ठीक है।
ठीक है। हमने यहाँ पे लिया है फ्लक्स जितना इनकमिंग है दैट आउट गोइंग है, उतना ही आउट गोइंग है। ये है बी एम ए एम इज इक्वल टू बी जी ए जी, इस वाले डायग्राम के अनुसार। ठीक है, ये क्या है, इनकमिंग फ्लक्स इज इक्वल टू आउट गोइंग फ्लक्स, मतलब जितना फ्लक्स आपका मैग्नेट के अंदर है उतना ही एयर गैप में है फ्लक्स। फ्लक्स कहीं चेंज नहीं होगा, फ्लक्स क्लोज लूप में ही रहता है हमेशा। ठीक है, और इसको बताने वाली कोई मैग्नेटिक मैक्सवेल इक्वेशन बताओ। तो दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ V इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके अनुसार आपका कोई भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड का कोई भी डाइवर्जेंस नहीं होता है ना कन्वर्जेंस होगा, तो उसकी वजह से जितना मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा उतना ही जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये उसके बैलेंस के हिसाब से बी एम इंटू ए एम फाई एम इज इक्वल टू फाई जी। ठीक है, इफ बी टेक द रेशियो ऑफ बी, मतलब ये तो जनरलाइज इक्वेशन है। ठीक है, तो बी एम अपॉन एच एम यहाँ से कितना हो जाएगा, इससे इससे बी एम अपॉन एच एम कितना हो जाएगा, बी एम अपॉन एच एम हो जाएगा आपका माइनस म्यू नॉट ए एम एल जी ओपर ए जी एल एम। इसमें कौन कौन से रिलेशन लगा दिए आपने, ये वाले। ठीक है, एच जी और एच एम के लिए तो एच जी वाला रिलेशन वहाँ से रख दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, बी जी इज इक्वल टू म्यू नेट एच जी, और बी एम टू म्यू नॉट एच एम का अगर अपने रेशियो निकाला तो ये रेशियो आ रहा है। तो इस रेशियो में जो ये वाला टर्म है इसको हमने कंसीडर कर लिया पी सी, परमियंस कोफिशियंट। ठीक है, परमियंस कोफिशियंट। ठीक है, तो बी एम एच एम तो दैट इज पी सी। तो जो आपका पी सी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ए एम एल जी ए जी एल एम। ठीक है, तो बी एम इज माइनस टाइम्स ऑफ, तो ये किस तरह की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, दिस इक्वेशन कम्स आउट टू बी बाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम एक्स। ठीक है, कोई सी वाला टर्म नहीं आ रहा है। ठीक है, और एम क्या हो गया, म्यू नॉट पी सी, एक्स क्या हो गया, एच एम हो गया, और बी एम क्या हो गया आपका बाई हो गया। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम एनालाइज करें तो ये बी एच कर पे इस तरह की इक्वेशन आ रही है नेगेटिव स्लोप वाली। तो जो ये इस लाइन का स्लोप है दैट इज कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन पी सी, परमियंस कोफिशियंट। ठीक है, तो आपका एल जी जितना ज़्यादा होगा, एल जी जितना ज़्यादा होगा ये लाइन का झुकाव उतना ही इस तरफ रहेगा, और एल जी जितना कम होगा उस लाइन का झुकाव उतना इस तरफ रहेगा। इसी हिसाब से इसका ए एम ए जी एल एम एल जी पे आप एनालाइज कर सकते हैं। तो वही है कि एयर गैप की लेंथ हम एयर गैप की जितना कम रखेंगे उतना आपकी इक्वेशन, उतना आपकी जो ये परमियंस लाइन है या परमियंस कोफिशिएंट है वो इस लाइन को इस तरफ को पुश करेगा। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, ये जो लाइन है इसको लोड लाइन भी बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका डीमैग्नेटाइजिंग कर्व है, और इस पे लोड लाइन जितना इधर पास में कट करेगी उतनी ही आपकी ऑपरेटिंग फ्लक्स डेंसिटी आपको मिलेगी। दिस इज द ऑपरेटिंग फ्लक्स डेंसिटी बी एम। बी एम की वैल्यू अगर आपको बढ़ानी है तो एल एम की वैल्यू आपको ज़्यादा रखनी है और एल जी की वैल्यू कम रखनी है। वही यहाँ से एक्सप्लेन हो रहा है, वही यहाँ से एक्सप्लेन हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यही था ये। ठीक है, तो आपका एयर गैप कम से कम रहना चाहिए। एयर गैप जितना ज़्यादा होगा, एयर गैप जितना ज़्यादा होगा ये लाइन उतना ही इस तरफ रहेगी, और मैग्नेट परमानेंटली इतने मैग्नेटाइजिंग फोर्स नेगेटिव के अंदर रहेगी, और परमानेंटली वो मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेट पे लगी रहेगी नेगेटिव में, और परमानेंट मैग्नेट के डीमैग्नेटाइज होने के भी चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अगर परमानेंट मैग्नेट को ओपन, मतलब यूज़ नहीं हो रही है, तो उसको कीपर के अंदर रखना चाहिए। कीपर के अंदर कैसे, जैसे यहाँ पे रखा है, ये अगर नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है तो इसको एक आयरन पीस के थ्रू मैग्नेटिकली शॉर्ट रखना चाहिए हमेशा। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिकली जब शॉर्ट रखोगे तो क्या हो जाएगा, आपका एल जी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो ये परमियंस को जो लाइन है आपकी वो परफेक्टली यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ आएगी। यहाँ आने से उसका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और जीरो एच की कंडीशन में एच एम की वैल्यू जीरो रहेगी, ऐसी कंडीशन में रहेगी हमेशा। तो आपकी जो मैग्नेट है वो डीमैग्नेटाइज नहीं होगी। ठीक है, चलो अब हम इन सब का कंपैरिजन करेंगे सारी मैग्नेट्स का। तो आधा कंपैरिजन तो हमारा हो ही चुका है। एल्निको में हाईएस्ट बी आर होती है, सेरेमिक में सबसे कम होती है, समेरियम कोबाल्ट में एनडीएफईवी से थोड़ी कम होती है, मतलब कंपैरेटिबल हैं ये दोनों। ठीक है, रेयर अर्थ मैग्नेट हैं। अब इनमें होता है एक बी एच मैक्स लिया है। ठीक है, बी एच मैक्स है क्या, मैं कर पे ही आपको बताने की कोशिश करता हूँ। बी एच हमने पीछे ई एम एफ टी के सब्जेक्ट में या मशीन्स के बेसिक्स में सब लोगों ने आपने पढ़ा होगा, बी इंटू एच, और पॉइंटिंग वेक्टर से भी पढ़ा होगा। दिस इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए मैग्नेटिक मटीरियल। ठीक है, ये बी इंटू एच जो होता है। ठीक है,
तो अगर एच के रेस्पेक्ट में बी इंटू एच को मैं प्लॉट करना चाहूँ तो वो इस हिसाब से आएगा, सेरेमिक वाले का इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, और आपका एलनिको वाले का इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, और आपका जो हो गया एनडीएफईवी का ये आ जाएगा, समैरियम कोबाल्ट का ये आ जाएगा। तो हाईएस्ट जो बीएच मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी मिल रही है आपको, वो किस में मिल रही है आपका, हाँ सही पकड़े, नियोडियम आयरन बोरॉन एनडीएफईवी में। उससे कम किस में मिल रही है आपकी, समैरियम कोबाल्ट में, फेराइट में उससे भी कम मिल रही है, ठीक है, फेराइट में थोड़ी ज़्यादा हो सकती, फेराइट या एल्निको का देखते हैं किस में ज़्यादा है, वो लिखा होगा वहाँ पे, ठीक है। तो हाईएस्ट जो आपकी बी एच मैक्सिमम मिल रही है दैट इज़ 30 इन एन डी एफ ई वी, ठीक है, और जो उससे कम आपको मिल रही है समैरियम कोबाल्ट में, सबसे कम जो मिल रही है आपको सेरेमिक में मिल रही है, और उससे थोड़ी सी ज़्यादा आपको मिलती है आपको एल्निको में मैक्सिमम फ्लक्स। अब ये जो एनर्जी डेंसिटी है ये क्या बताती है, मतलब कितना आपको मटेरियल यूज़ करोगे सेम पावर का, अगर एप्लीकेशन है आपका तो कितना मटेरियल कौन सा मैग्नेटिक यूज़ होगा, जिसकी एनर्जी डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही वो मटेरियल कम यूज़ होगा सेम पावर का मशीन या जनरेटर बनाने में, ठीक है, ये बात समझ लीजिए, ठीक है। इसकी एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, तो उतनी ही एनर्जी के लिए कौन सा मटेरियल कम, कौन से मटेरियल का वॉल्यूम कम यूज़ होगा, कौन से का ज़्यादा। तो अभी तक हर चीज़ में आपका एन डी एफ ई बी बाजी मार रहा है, ठीक है। चलो इसमें एक आध चीज़ें और हैं, जैसे ये दो चीज़ें, जब भी कोई मशीन डिज़ाइन कर रहे हो परमानेंट मैग्नेट लेके, तो सबसे पहले हमको ये ज़रूरी होना चाहिए कि मशीन जो टेम्परेचर का इफ़ेक्ट है वो कैसा है, ठीक है, उस परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल पे। दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक तो मेटलर्जिकल चेंज टेम्परेचर, एक क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। तो क्यूरी टेम्परेचर जो बताता है वो ये बताता है कि आपका वो परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिज्म किस टेम्परेचर पे ख़त्म हो जाएगा, पूरी तरह वैनिश हो जाएगा, ठीक है। तो एल्निको जो है वो 890 डिग्री पे उसका परमानेंट मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाएगा, सेरेमिक मैग्नेट का 450 डिग्री पे ख़त्म हो जाएगा। समैरियम कोबाल्ट के दो वेरिएंट हैं यहाँ पे, SmCO5 और SM2CO17, ये रेशियो होते हैं कंपाउंड के अंदर पर्टिकुलर मटेरियल के। समैरियम और कोबाल्ट का रेशियो 1:5 है, तो उस केस में आपका 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और दूसरा वाला जो ये गिवन है इसमें 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। और एनडीएफईवी पे अपन आते हैं, एनडीएफईवी में 350 डिग्री पे खत्म हो जाएगा मैग्नेटिज्म पूरी तरह से। अब देखते हैं मेटलर्जिकल चेंज टेम्परेचर, मतलब कोई मशीन मेल्ट होने लगे या डिफॉर्म होने लगे फिजिकली, वो टेम्परेचर। तो एल्निको 550 डिग्री पे, सेरेमिक्स मतलब 1080 डिग्री पे, समैरियम कोबाल्ट के दोनों वेरिएंट 300 और 350 डिग्री पे, एनडीएफईवी 200 डिग्री पे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो दोनों टेम्परेचर हैं ये एनडीएफईवी के लिए काफ़ी कम है, मतलब हम कह सकते हैं मैग्नेटिक और फिजिकल स्टेबिलिटी टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में एनडीएफईवी की सबसे कम है। और यही प्रॉब्लम है कि एनडीएफईवी नहीं यूज़ किया जाता इतना ज़्यादा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ ही जाते हैं कैसे भी ना कैसे। और यहाँ पे भी क्यूरी टेम्परेचर का जो आप देख रहे हैं ये 350 डिग्री, 310 डिग्री, ये सारे टेम्परेचर ये क्यूरी टेम्परेचर हैं। क्यूरी टेम्परेचर का मैग्नेटिज्म से वी आर से जो रिलेशन होता है वो इस तरह का होता है विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। अगर ये थीटा टेम्परेचर है तो इस तरह का कर्व बनता है, ठीक है। थोड़ा सा एक मिनट, ये जो कर्व बनेगा आपका, वो कर्व जो बनता है वो इस तरह से बनता है, ठीक है, कुछ समय तक कांस्टेंट फिर घटने लगता है कॉन्टिन्यूसली। तो अगर एनडीएफईवी के लिए 310 डिग्री है ये टेम्परेचर, तो इसका मतलब इससे कम टेम्परेचर पे भी सफिशिएंटली इसका मैग्नेटिज्म घट चुका होगा। 700-800 बहुत अच्छे टेम्परेचर हैं, ठीक है। तो अगर 150 डिग्री पे भी ये आधा रह जा रहा है, या 150 नहीं 180 पे भी, तो 180-90 तो ये ऑपरेटिंग टेम्परेचर पहुंच सकते हैं मशीन्स के अंदर लॉसेस की वजह से या हीटिंग की वजह से। तो एनडीएफईवी आपका सेलेक्ट नहीं किया जाएगा मशीन एप्लीकेशंस में, ठीक है। तो एनडीएफईवी के साथ यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द असाइनमेंट, व्हाई एनडीएफईवी इज नॉट प्रेफर्ड ओवर समैरियम कोबाल्ट इवन इट इज हैविंग हाईएस्ट एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट उस पर और भी इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, रजिस्टिविटी, ये सब तो हमारे काम की ज़्यादा नहीं है। सबसे मेन है थर्मल एक्सपेंशन और बी आर टेम्परेचर कोफिशिएंट।
थर्मल एक्सपेंसर पर डिग्री टेम्परेचर राइज में कितना उसका लेंथ उसकी बढ़ जा रही है, और बी आर टेम्परेचर कोफिशिएंट ये बता रहा है कि पर डिग्री टेम्परेचर राइज में कितना परसेंट जो बी आर है वो डिक्रीज कर जा रहा है, अगर निगेटिव है, पॉजिटिव है तो बढ़ जा रहा है। यही वाली चीज़, ये जो बी आर वर्सेस थीटा है, इसका जो स्लोप है वो ये गिवन है बी आर टेम्परेचर कोफिशिएंट में। ये बता रहा है कि 1 डिग्री टेम्परेचर के राइज के कारण कितना परसेंट जो बी आर है वो इनिशियल कंडीशन से कितना परसेंट गिर जाएगा। तो एल्निको में 0.02% गिरता है, सेरेमिक में 0.2% गिरता है, और समेरियम कोबाल्ट में 0.025% गिरता है, और 0.1% गिर जाता है किसमें, एनडीएफईबी में। यहाँ पे भी एनडीएफईबी अच्छा नहीं है। एनडीएफईबी और सेरेमिक मैग्नेट जो फेराइट मैग्नेट्स हैं उसमें पर डिग्री टेम्परेचर राइज पे आपका 0.1%, अगर 100 डिग्री टेम्परेचर राइज करता है, 100 डिग्री टेम्परेचर राइज करेगा तो आपका 10% मैग्नेटिज्म गिर जाएगा। ठीक है, अपने आप ही 10% मैग्नेटिज्म गिर जाएगा। अगर कोई चीज़ 1.06 टेस्ला या 1 टेस्ला पे ऑपरेट कर रही है और 0 टू उसका टेम्परेचर 27 डिग्री टू 100 डिग्री हो जाता है, तो वो मैग्नेट बी आर घट के आपका 0.9 ही रह जाएगा, 10% गिर जाएगा 100 डिग्री टेम्परेचर लाइन में। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो यही कारण है कि आपकी एन डी वी एफ ई बी न्यूडियम आयरन बोरॉन मैग्नेट कम यूज़ होता है। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, प्रॉपर कूलिंग कर सकते हैं, तो इस मैग्नेट को मशीन के अंदर यूज़ किया जा सकता है। बहुत बढ़िया मैग्नेट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के वाइज, बट बहुत ही घटिया मैग्नेट है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, यहाँ पे अपन देख ही रहे हैं। एक्सपेंशन भी इसका बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, ठीक ठाक ही है। एक्सपेंशन वाइज तो ये फिट रहेगी आपकी टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये दिखा रहा है माइक्रोमीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड, कितना माइक्रोमीटर एक्सपेंशन होगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो ये वहाँ पे तो फिट बैठती है, बट वही है कि आपका इसका बी आर की प्रॉब्लम जो है। ठीक है, अब हम देखते हैं परमानेंट मैग्नेट्स की प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉब्लम इसके साथ हो सकती है डीमैग्नेटाइजेशन की। ठीक है, और डीमैग्नेटाइजेशन मतलब मैग्नेट का बी आर घटना। ठीक है, अभी अपन ने देखा बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, तो कैसे घट जाएगा, ओवर द टाइम। ओवर द टाइम मशीन में लगी हुई है, ईयर गैप है, और ईयर गैप कॉन्टीन्यूसली क्या अपोज करता है, ये मैग्नेटाइजिंग कर्व है, तो ये है ईयर गैप लाइन, ये जाती है आपकी। ठीक है, ईयर गैप जितना कम होगा ये लाइन उतनी नियर रहेगी, उतना ही बढ़िया रहेगा मशीन के लिए। बट ईयर गैप की वजह से कुछ ना कुछ डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आता रहेगा मशीन में। एक्सेस हीटिंग, क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर जाने पे या टेम्परेचर बढ़ाने पे मैग्नेटाइज बी आर घटता रहता है। सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई हैवी मैग्नेटिक फील्ड बाहरी वातावरण में है और वो लगता है रिवर्स डायरेक्शन में, तब भी आपका बी आर घट जाएगा। मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, अगर आप उसको पीटते हो तोड़ते हो तो टेम्परेचर भी बढ़ता है और मैग्नेटिक डोमेन्स पे भी फर्क पड़ेगा, तो उससे भी आपका रेजिडुअल मैग्नेटिज्म घटेगा। आर्मेचर करंट्स एंड आर्मेचर फॉल्ट्स, तो आर्मेचर करंट और आर्मेचर फॉल्ट क्या होता है कि अगर फॉल्ट भी होगा तो भी करंट एक्सेस हो जाएगी, या ओवरलोडिंग कंडीशन आएगी तब भी करंट फ्लो करती है। तो करंट जो फ्लो करेगी वो क्या करेगी, एक निगेटिव एच सी देने लग जाएगी मशीन के अंदर। ठीक है, निगेटिव एच की वैल्यू प्रोवाइड करेगी, उसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेट में डीमैग्नेटाइजेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये तो सारी डीमैग्नेटाइजेशन के कॉज थे, और जो आपको समझ में आए वो अभी लिखना। ठीक है, हैंडलिंग इज़ नॉट इजी, हैंडलिंग इजी नहीं है बिल्कुल भी। कैसे, आप अगर उसके साथ किसी भी वर्कशॉप में काम कर रहे हैं या कोई भी वर्किंग पर्सनल काम कर रहा है किसके साथ, परमानेंट मैग्नेट्स के कारण, तो क्या होगा, ये हो सकता है कि मान लो किसी उसके अंदर रखी हुई है मैग्नेट, किसी बैग के अंदर रखी हुई है, किसी कार्टन के अंदर रखी हुई है, बिना कीपर के। कीपर मैंने बताया अभी, और अभी फिर बता, बिना कीपर के अगर मैग्नेट आपकी किसी कार्टन के अंदर रखी हुई है, तो क्या होगा, अगर ये मैग्नेट किसी बैग के अंदर है, इस बैग के अंदर है, और इधर पास में नीचे कोई बेस रखा, बेस या कोई फ्लैट आयरन का एफ की कोई चीज़ है, तो ये क्या होगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, सडनली ये इसको पकड़ लेगा। ठीक है, तो दूसरी चीज़, ये परमानेंट मैग्नेट आप कहीं लेके जा रहे हैं और दूसरी परमानेंट मैग्नेट विसिनिटी में है, ये पीएम है, और दूसरा परमानेंट मैग्नेट का ये नैन है और ये एस है। ठीक है, एक और परमानेंट मैग्नेट कहीं रखी हुई है। ठीक है, आप जा रहे हैं और इधर ही उसका ये एस पोल है और ये एन पोल रखा हुआ है। अब क्या होगा, एस और एस के बीच में रिपल्सन हो जाएगा, हो सकता है बहुत पास से आप लेके गए तो इसमें जंप आएगा एकदम से, तो वो भी दिक्कत है। तो इसी कारण से क्या हो सकती है, मैग्नेट हजार्डस हो सकती हैं, हजार्डस।
ठीक है। हैंडलिंग बहुत आसान नहीं है, बहुत प्रॉपरली इनको हैंडल करना है। हजार्डस हो सकती हैं। हजार्डस क्यों हो सकती हैं? इन्हीं सब कारणों से रिपल्सन या अट्रैक्शन। अट्रैक्शन में क्या होगा कि जैसे जैसे दोनों मैग्नेट पास आएंगी, ठीक है, अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, दो मैग्नेट पास आती हैं तो बहुत ही, जितना डिस्टेंस ये कम हो गई उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनली इनके बीच का फोर्स बढ़ने लगेगा जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगी, ठीक है। जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है मैग्नेट की, नॉर्थ साउथ पोल्स के या साउथ साउथ पोल्स के सेम सिमिलर या अपोजिट पोल्स के बीच का जो अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स है वो उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना पास आएंगे उतना हैवी फोर्स लगेगा। तो बीच में अगर मान लो आपका हाथ ही आ गया तो इट विल डैमेज परमानेंटली योर हैंड, ठीक है। तो हजार्डस होती हैं। बायोमेडिकल प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? अगर कोई बंदा पेस मेकर से है या कोई शरीर के अंदर कोई मेटेलिक पार्ट इम्प्लांट किया गया है उसके बॉडी के अंदर, तो वो क्या होगा, परमानेंट मैग्नेट पे अट्रैक्ट भी हो सकता है अगर, ठीक है। या पेस मेकर है तो उसका ऑपरेशन बिगड़ सकता है हाई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, परमानेंट मैग्नेट्स की वजह से। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए परमानेंट मैग्नेट्स के साथ काम करना चाहिए। तो यहाँ पे ये परमानेंट मैग्नेट का टॉपिक मैंने कंक्लूड करता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर्स या ब्रश्ड डीसी मोटर। तो जो आपकी नॉर्मल डीसी मोटर होती है वही होती है, बस उसमें जो फील्ड पोल्स होते थे आपके इस तरह के, हमने परमानेंट मैग्नेट नॉर्मल डीसी मोटर होती हैं आपकी, उसमें फील्ड पोल्स जो होते थे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट आप बनाते हो विद दी हेल्प ऑफ बाइंडिंग्स, ठीक है। और करंट, फील्ड करंट आईएफ दी जाती है, उससे आपका परमानेंट मैग्नेट की जगह आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हो, उसी की जगह आप परमानेंट मैग्नेट लगा दो। परमानेंट मैग्नेट लगा दोगे तो इधर एन एस ये बन जाएगा, इधर एन एस बन जाएगा, ठीक है। तो इधर एस से एन से एस की तरफ फ्लक्स लाइन्स जाने लगेंगी। तो जो काम आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पोल्स करते थे ये परमानेंट मैग्नेट पोल करेंगे। और बस बाकी पूरा का पूरा इसका कंस्ट्रक्शन, रोटर का कंस्ट्रक्शन, सारा कंस्ट्रक्शन डीसी मोटर की तरह रहेगा। स्लॉटेड आपका आर्मेचर रहेगा, आर्मेचर में आपने कॉइल्स डाली होंगी, कॉइल्स के एंड जो हैं कॉम्यूटेटर के जो सेगमेंट्स हैं उस पर कनेक्टेड होंगे, और कॉम्यूटेटर के सेगमेंट्स किसके, ब्रशेस के थ्रू शॉर्ट रहेंगे, और उनसे आप कलेक्ट भी कर सकते हैं सप्लाई अगर जनरेटर है, और उससे सप्लाई दे भी सकते हैं अगर आपका मोटर है तो, ठीक है। तो ये आपका बहुत सिंपल सा कंस्ट्रक्शन होता है। और जो आपकी बहुत छोटे छोटे टेप रिकॉर्डर और जो जनरल डीवीडी राइटर रीडर जो भी होते हैं कंप्यूटर के अंदर, इवन कई जगह पहले पुराने जो फैंस आते थे मशीन्स के अंदर वो सब इसी के होते थे, पीएमडीसी मोटर के। आजकल बीएलडीसी के होते हैं, ठीक है। अभी भी पीएमडीसी का बहुत लो कॉस्ट एप्लीकेशंस होते हैं उसमें ये यूज़ होती है सेल बैटरी, तो लो पावर में रहती हैं, ठीक है। थोड़े हाई पावर में जब बनाते हैं तो उनका जो परमानेंट मैग्नेट का कंस्ट्रक्शन है वो इस तरह से रखा जाता है। इसमें तो बहुत पतली अगर मैग्नेट रहेगी तो उसको आर्क फॉर्म में रखा जा सकता है, लेकिन अगर थोड़ी भी मोटी रखेंगे, हाई पावर में रखेंगे, तो उसमें क्या करते हैं, आपने नॉर्थ पोल इस तरह से मिलाए, और ये बीच में आयरन है जो जोड़ रहा है, तो आयरन नॉर्थ नॉर्थ मिलाए, मतलब ये पूरा एक आयरन का, ये नॉर्थ पोल मशीन के लिए बन गया, ये साउथ बन गया, ये नॉर्थ। जहाँ 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 नॉर्थ नॉर्थ मिलेंगे वो नॉर्थ बनेगा आयरन का, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट कम यूज़ हुई, आयरन ज़्यादा यूज़ हुआ, और उस आयरन को आयरन के पोल्स बनाएंगे, तो वो आयरन के पोल्स आप इन सारे स्ट्रक्चर्स में आप देखो आयरन के ही पोल्स आपने यूज़ किए हैं। परमानेंट मैग्नेट उस आयरन को मैग्नेटाइज किया गया है। इससे क्या हुआ, मैग्नेट की जो इफेक्टिव लेंथ हो रही थी वो इतनी थी आपकी, अब क्या हुआ, आपने मैग्नेटिक पाथ की लेंथ कैसे बढ़ा दी, आयरन की हेल्प से। इस तरह से आपका मैग्नेट, ये मैग्नेटिक पाथ रहेगा, और इस हिसाब से इसका ये मैग्नेटिक पाथ रहेगा। तो एलएम बढ़ाने की जब आप बात कर रहे थे परमीयंस कोफिशिएंट को कंट्रोल करने के लिए, पीछे जब मैंने डीमैग्नेटाइजिंग कर बताया, तो वो इसके हिसाब से अचीव भी हो जाता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपके कंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। ठीक है। तो आपका जो फॉर्मूला रहेगा टॉर्क का वही रहेगा, जेड पी अपॉन 2 पाई ए, फाई इंटू आई ए। फाई इज कॉन्स्टेंट हियर, दैट्स वाई टॉर्क इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू आई ए, ठीक है। तो आपका टॉर्क और करंट के बीच में ये एक लीनियर रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। बट ये जीरो से नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि अगर आप कोई टॉर्क नहीं भी मशीन दे रही है तब भी नो लोड लॉसेस को सप्लाई करने के लिए इतनी करंट मशीन आपकी ड्रॉ करेगी, ठीक है। और जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते हैं वैसे वैसे आपका टॉर्क मशीन का घट जाता है, ठीक है। या फिर आप टॉर्क बढ़ाते हैं तो मशीन की स्पीड घट जाएगी, ठीक है। तो ये कर्व है सेकंड वाला। एफिशिएंसी किसी पर्टिकुलर लोड पे आप मशीन की मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा, किसी पर्टिकुलर लोड पे मैक्सिमम पावर देगा, ठीक है। तो ये सारा है, ये जनरलाइज आपका डायग्राम है, ठीक है। ई बी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अर्लियर इट वाज फाई इंटू ओमेगा, नाउ इट इज़ ओनली ओमेगा, क्योंकि फाई कांस्टेंट हो जाएगा ड्यू टू परमानेंट मैग्नेट्स, ठीक है। तो ये एनालिसिस है, इस पर अगर कोई जनरल क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर भी सकते हो न्यूमेरिकल,
डीसी मशीन वाला कंसेप्ट लगाना, बस फाई का तो कोई लेना देना है नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे BLDC मोटर और परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर या परमानेंट मैग्नेट AC मोटर। दोनों को मैंने साथ इसलिए लिया है क्योंकि इनका कंस्ट्रक्शन कंप्लीटली डिफरेंट होता है, ठीक है, सॉरी कंप्लीटली सेम होता है, ठीक है, ऑपरेशन डिफरेंट हो जाता है, तो उसी की वजह से इसको उसी को PMSM बोल देते हैं, उसी को BLDC बोल देते हैं, ठीक है। साइज के हिसाब से देखा जाए तो लो साइज में BLDC रेफर की जाती है, हाई साइज जब आता है, बड़ा पावर का साइज हो जाता है, तो वो PMSM होती है। इसको ऐसे देख सकते हैं कि जो स्विच रिलक्टेंस मोटर अपन देखी थी, स्विच रिलक्टेंस मोटर वाला अगर आप ऑपरेशन करा रहे हो, ठीक है, तो वो आपकी BLDC है एक तरह से, ठीक है, और लो पावर में अगर करा रहे हो, और हाई पावर में सिंक्रोनस मोटर जैसा, सेल्फ कंट्रोल सिंक्रोनस मोटर जैसा अगर ऑपरेशन करा रहे हो, ठीक है, तो वो आपकी PMSM हो जाती है। क्या ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है, एक स्टेटर रहेगा जिसमें नॉर्मली 3 फेज वाइंडिंग ही रहेंगी PMSM में। BLDC में नंबर ऑफ फेजेस बढ़ जाते हैं अगर आप अलग से कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इवन BLDC में क्या होता है, वो इनबिल्ट कंट्रोलर दे देते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका नंबर ऑफ फेजेस से आपको कोई लेना देना नहीं, बस DC टर्मिनल बोलते हैं कि इस पर 12 वोल्ट 18 वोल्ट या 24 वोल्ट आप दो, मशीन आपकी रोटेट करने लग जाएगी, तो उसमें इंटरनली ही कंट्रोल रहता है। BLDC में लो पावर में, हाई पावर में ये दोनों परफेक्टली सेम इंटरचेंजेबली यूज होती हैं, ठीक है। आगे जो डिफरेंस होंगे वो बिल्कुल लास्ट लेक्चर में इसके PMSM के मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को, ठीक है। स्टेटर जो होता है आपका, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग भी हो सकती हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग्स भी हो सकती हैं, ठीक है। नॉर्मली BLDC में जो होंगी वो स्पेसिफिकली आपकी BLDC में कंसंट्रेटेड वाइंडिंग आ जाती हैं और PMSM में डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग आ जाती है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि BLDC कंसंट्रेटेड वाइंडिंग वाली कोई मशीन है 3 फेज की तो उसको PMSM नहीं बोल सकते या नहीं चला सकते, चला सकते हैं, वही मैं बार बार बोल रहा हूँ, दोनों में कंस्ट्रक्शन इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, तो हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे, जब तक कंट्रोलर इनबिल्ट नहीं है तब तक हम नहीं बोलेंगे कि वो BLDC है। दैट इज कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट मोटर बोलना चाहिए नॉर्मली इनको, ठीक है। ऑपरेशन डिसाइड करता है कि आपने ब्रशलेस DC मोटर का ऑपरेशन है या परमानेंट मैग्नेट AC या सिंक्रोनस मोटर का ऑपरेशन है, ठीक है। अब रोटर इनके दो तरह के होते हैं, कैसे, टाइप्स ऑफ रोटर, टाइप दो तरह के रोटर हो सकते हैं, एक तो सरफेस परमानेंट मैग्नेट रोटर और एक मैग्नेट इंटीरियर परमानेंट। मतलब आपने आयरन का रोटर बनाया, आयरन का, और आयरन में कुछ कटिंग की और उसमें अगर मैग्नेट्स को इंस्क्राइब किया, अंदर डाल दिया इस तरह से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका परमानेंट, ये हो जाता है आपका इंटीरियर परमानेंट मैग्नेट रोटर। और अगर आपने ऊपर से किसी ग्लू की हेल्प से या नट बोल्ट की हेल्प से उसको स्टिक किया है, ठीक है, या किसी भी मैकेनिकली उसको स्टिक किया है उसके सरफेस पे रोटर के परमानेंट मैग्नेट को, तो इसको बोलते हैं एक्सटीरियर या फिर सरफेस परमानेंट मैग्नेट रोटर। दोनों में क्या मैग्नेटिकली और मैकेनिकली क्या होता है, मैग्नेटिक सैलियंसी आप जानते हैं, सैलियंसी जिसमें ये आपकी रिलक्टेंस वेरी करे, ठीक है। यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, म्यू आर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू म्यू आर ऑफ PM इज ऑलमोस्ट इक्वल टू म्यू आर ऑफ एयर। मतलब रिलेटिव परमिएबिलिटी परमानेंट मैग्नेट की और रिलेटिव परमिएबिलिटी एयर की ऑलमोस्ट सेम होती है जब वो परमानेंट मैग्नेट की जगह यूज हो रही हो तो, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे देखिए, ये कंस्ट्रक्शन वाइज हमको दिख रहे हैं, ये पोल है मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक पोल है, ये इधर ये खाली एरिया है, तो इधर से इधर रिलक्टेंस वेरी करनी चाहिए। बट रियल में इस कंसेप्ट को अगर आप लगाओगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे भी ये मैग्नेट है, ये भी एयर गैप की रिलक्टेंस देगा, ये भी एयर गैप की रिलक्टेंस। तो स्टेटर के जो फेजेस होंगे उनको पूरे रोटेशन के रोटर के रोटेशन के दौरान एक जैसा रिलक्टेंस फील होगा, मतलब एक जैसा इंडक्टेंस फील होगा, मतलब LD LQ सेम फील होंगे। इसका मतलब कोई भी सैलियंसी नहीं है इस स्ट्रक्चर में। और इस स्ट्रक्चर में क्या है, इधर आपका रिलक्टेंस कम फील होगा, इधर रिलक्टेंस ज़्यादा फील होगा स्टेटर के लिए। किसके स्टेटर के लिए, मशीन के स्टेटर के लिए, स्टेटर के फेस के लिए, ठीक है। तो इधर आपकी जो आयरन वाला एरिया है इस तरफ LD होगी और इधर LQ होगी, क्योंकि इधर मैग्नेटिक फ्लक्स जो इंडक्टेंस है इधर कम होगी और इधर ज़्यादा होगी, तो इसकी वजह से आपकी मैग्नेटिक सैलियंसी ये है। तो इसमें मैकेनिकली सैलियंट है स्ट्रक्चर, इधर ये मैग्नेटिकली सैलियंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ डिफरेंट हैं, तो आपका चौथा क्वेश्चन असाइनमेंट का यही है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द मैकेनिकल एंड मैग्नेटिक सैलियंसी
एंड हाउ बोथ अफेक्ट द पर फेज इंडक्टेंसेज ऑफ द मशीन। ये आपका क्वेश्चन